हाँ जी, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो? तो बढ़िया हो तो आ जाओ फिर। कहाँ पर? इम्पैक्ट एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। तो आ जाएं सभी बच्चे भाई, जुड़ जाएं जल्दी से हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो देखिए करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को शुरू। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो कौन सा रहेगा भाई? आज का हमारा टॉपिक रहेगा समास का। ठीक है ना, आज का टॉपिक क्या है हमारा? समास का हमारा टॉपिक है। ठीक है ना, फिर से करते हैं इसको सेट थोड़ा। हाँ जी, देखिए तो हमारा टॉपिक है समास का। इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। और जो संधि और जो समास है ना, वो एग्जाम में अक्सर आते हैं। अक्सर क्या, यूँ कह लो कि जरूर आते हैं। अब SI के एग्जाम में भी तो आया था ना समास का टॉपिक, कि जो समास है कौन सा पूछा गया था? परमेश्वर। परमेश्वर में कौन सा समास है? SI के एग्जाम में आया था, पेपर उठाकर देख लो। तो परमेश्वर में कर्मधारय समास है। ठीक है, और संधि का भी आया था। तो पहले तो मैं आपको समास का टॉपिक करवाऊंगी और बाद में किसका करवाऊंगी? संधि का टॉपिक करवाऊंगी। ठीक है, तो करते हैं, ध्यान से समझ लेना भाई। और जिस भी बच्चे को कुछ ना समझ में आए तो वो मुझे बता सकता है कमेंट करके। ठीक है ना, तो देखो समास। समास शब्द को हम लोग तोड़ लेते हैं। क्या? सम और प्लस में क्या? आस। सम प्लस में आस। सम का मतलब होता है कि समान, समान या संक्षेपण, या इसका मतलब संक्षिप्त भी होता है। सम का मतलब यहाँ पर संक्षिप्त आएगा भी। समान तो वो दूसरे वाला सम होता है, सॉरी। इसका मतलब हो जाएगा संक्षिप्त। और आस का मतलब होता है आना या होना। ठीक है ना, सम का मतलब या तो संक्षिप्त होता है या संकुचन होता है। याद है आपको मेरी बात? मैंने आपको वर्ण का टॉपिक करवाया था, याद करो। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो स्वर होते हैं ना, वो मुख की आकृति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं भाई। संवृत, अर्ध संवृत, आया कुछ याद? और संवृत का मैंने आपको क्या बताया कि सम प्लस में वृत। सम प्लस में वृत। सम का मतलब संक्षिप्त या संकुचन और वृत का मतलब घेरा। यानी कि जिन स्वरों को बोलते समय मुख का घेरा क्या हो जाता है? संकुचित, छोटा हो जाता है। तो देखो ना बेटा, वही सम है, वही सम है। सम का मतलब संक्षिप्त या संकुचन और आस का मतलब आना या होना। यानी कि जहां पर संकुचित हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जो समास का उल्टा यानी कि विलोम क्या होता है? व्यास होता है। समास का विपरीत उल्टा क्या होता है? व्यास होता है। तो समास का मतलब तो क्या? आपस में संक्षिप्त हो जाना, इकट्ठा हो जाना। और व्यास का मतलब क्या होता है? फैल जाना। व्यास शब्द का मतलब होता है फैला हुआ, ये इसका विलोम होता है। समास का उल्टा यानी कि विलोम, विपरीत क्या होता है? व्यास होता है। ठीक है, तो देखो ये कहते हैं कि संकुचित हो जाना। संकुचित भला क्यों करेंगे? देखो, चाहे ये संधि हो चाहे समास हो, ये किस वजह से बने हैं? ये बेटा मुख के सुख की वजह से बने हैं। मुख सुख की वजह से। हमारे मुख को क्या चाहिए? सुख चाहिए। तो जब हमारे मुख को सुख चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे कि हम बड़े लंबे शब्द नहीं बोलना चाहते। हम क्या करते हैं? उन शब्दों का संकुचन कर देते हैं, उनको आपस में मिला देते हैं। कैसे? अगर मैं संधि की बात करूं तो हमने क्या लिखा कि पीत प्लस में अंबर। तो हम पीत और अंबर बोलने की बजाय क्या बोलते हैं? सीधा पीतांबर बोल देते हैं, है ना। हम पीत अंबर बोलने की बजाय सीधा हमने क्या बोल दिया? पीतांबर। तो ये मुख का सुख हुआ ना। ये हमेशा मुख सुख की वजह से होती है, चाहे संधि हो चाहे समास हो। अगर हम समास की बात करें तो हमने कहा कि रेल के पथ पर चलने वाली गाड़ी
और इसका हमने संक्षिप्त रूप क्या बना दिया, रेलगाड़ी। छोटा क्या बना दिया भाई, रेलगाड़ी। तो हम इतनी लंबी बात नहीं बोलना चाहते कि रेल के पथ पर चलने वाली गाड़ी, इतनी लंबी बात कौन बोले। हमने तो छोटा कर दिया, रेलगाड़ी। कहाँ कैसे जाओगे, रेलगाड़ी में जाएंगे भाई, रेलगाड़ी आ रही है ना। क्यों बनाया हमने छोटा, हमारे मुख को सुख चाहिए, तो सुख की वजह से हमने समास कर दिया, छोटा कर दिया, लघु कर दिया आपस के अंदर, है ना। फिर हमने कहा रसोई के लिए घर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रसोई घर वाला न जाने कितनी बार एग्जाम में आ चुका। रसोई के लिए घर, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा रसोई घर। क्या बन जाएगा, रसोई घर। अब रसोई शब्द और घर शब्द, इन दोनों को हम छोटा करने के लिए क्या ले आए, पास पास में ले आए। समास में होता क्या है, जो दो पद एक दूसरे से दूर दूर होते हैं उनको क्या करते हैं भाई, पास पास में ले आते हैं। जो पद दूर दूर होते हैं ना, क्या करते हैं, उन्हें पास पास में लाते हैं, ले आते हैं बिल्कुल। और जो बीच में होंगे ना, उनका क्या कर देते हैं, लोप, यानी कि गायब। बीच वाले पदों को क्या करते हैं भाई, गायब करते हैं। बीच में पद भी हो सकते हैं, आपके ये कारक चिन्ह जिनको आप प्रसर्ग बोलते हो या विभक्ति बोलते हैं, वो भी हो सकते हैं। अब हमने यहाँ पर के लिए क्या है, ये तो कारक चिन्ह है ना, आप इसको कारक चिन्ह बोलो, आप इसको विभक्ति बोलो या प्रसर्ग बोलो, एक ही बात है। मैंने आपको करवाया हुआ है कारक का टॉपिक। अब यहाँ पर देखो, रेल के पथ पर चलने वाली गाड़ी, अब इसके अंदर के, पर, ये क्या है, इनका लोप कर दिया। पथ, चलना, वाली, इनका लोप कर दिया। और हम दो अलग अलग को, दूर दूर जो पद थे ना, ये देखो, एक तो यहां पर था, एक तो क्या था, यहां पर था, और एक कहां पर, यहां पर था। इन दोनों को आप ले आए पास पास में। भाई इन दोनों को पास पास में ले आओ, क्यों, क्योंकि हमारे मुख को क्या चाहिए, बोलो, सुख चाहिए ना। मुख सुख की वजह से संधि होती है, और मुख सुख की वजह से क्या होता है बच्चों, समास होता है। ठीक है। फिर हमने कहा यहां पर कि दिन और रात, दिन और रात, और हमने बीच में से और को तो हटा देंगे और क्या कर देंगे, यहां पर दिन रात कर देंगे, यानी कि हम छोटा कर देंगे। ठीक है ना। हमने कहा यहां पर क्या, कि दान में वीर, दान में क्या, जो दान में वीर है, तो मैं को हटा देंगे, ये तो कारक चिन्ह है ना, और क्या लगा देंगे, सीधा दानवीर कर देंगे। सीधा क्या कर देंगे, दानवीर यहां पर कर देंगे। फिर हमने कहा कि दश है जिसके आनन, दश है जिसके आनन, आनन का मतलब क्या होता है भाई, मुख होता है, चेहरा, मुख। जिसके 10 मुख है वो क्या हो, वो कौन है भाई, वो दशानन है। दशानन के मुख कितने होते हैं, 10 होते हैं। 10 है जिसके मुख, कौन, दशानन। ठीक है। तो हमने इन सब के अंदर क्या किया, जितने भी हमने ये लिखे हैं, हमने क्या किया कि यहां पर शब्दों को संक्षिप्त कर दिया, छोटा कर दिया या लघु कर दिया भाई। ठीक है। फिर समास में क्या होता है कि हमने लिखा, इन बातों को लिखा और इनका हमने छोटा छोटा बनाया, रेलगाड़ी, रसोई घर, दिन रात, दानवीर, दशानन। तो आपसे वो पूछ लेगा एग्जाम में कि समास की प्रक्रिया के बाद, ध्यान से सुनना मेरी बात, कैसा प्रश्न बनाएगा, और ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि समास की प्रक्रिया के बाद नया बनने वाला शब्द क्या कहलाता है। दोबारा सुन लीजिए, समास की प्रक्रिया के बाद नया बनने वाला शब्द क्या कहलाता है। तो आप क्या कहोगे, समस्त पद। क्या कहोगे, समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। समस्त पद या समासिक पद, इन दोनों में से एक मिलेगा आपको एग्जाम में, ऑप्शन में इन दोनों में से एक मिलेगा। समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। समास की प्रक्रिया कर दी, हमने कहा कि गौ के लिए शाला, और इससे जो एक नया शब्द बनेगा ना, गौशाला। ये गौशाला क्या है, ये बच्चों समस्त पद या समासिक पद है। ठीक है ना। हमने कहा हवन के लिए सामग्री, तो हम इतना लंबा थोड़ी ना बोलते हैं। आप दुकानदार के पास जाकर ऐसे बोलोगे क्या कि हवन के लिए सामग्री दे दो, नहीं, आप तो शॉर्ट में बोलोगे कि हवन सामग्री दे दो भाई।
तो ये हवन सामग्री शब्द क्या है? ये समस्त पद या समासिक पद है, ठीक है। और समास को तोड़ना क्या कहलाता है? अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह। सीधी सी बात है, आपसे ये पूछ लिया जाए कि अलग अलग समास को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको क्या बोला जाता है? समासिक विग्रह बोला जाता है भी। इसको अलग अलग करेंगे तो समासिक विग्रह। आप कहोगे मैडम अलग अलग कैसे, समझ में नहीं आया। जैसे आपको यूं पूछ लेगा कि दही बड़ा का समासिक विग्रह क्या होगा, ठीक है ना, दही बड़ा का समासिक विग्रह क्या होगा? आपको ऑप्शन में देगा दही में डूबा हुआ बड़ा, दही का बना बड़ा, दही से बना बड़ा, या दही के लिए बना बड़ा। चारों लगे ना सेम से, आपको लगे ना? आपने एक सही उत्तर का इसमें चुनाव करना होगा कि दही में डूबा हुआ बड़ा वो होता है दही बड़ा, जिस बड़े को दही में क्या डुबो कर खाया जाता है। इसका मतलब आपको समास बनाना भी आना चाहिए और समास को तोड़ना भी आना चाहिए। आपको विग्रह भी करना आना चाहिए समास का। अब जैसे रसोई घर है, इसका विग्रह पूछा था एक बार, रसोई के लिए घर, रसोई का घर, रसोई में बना घर, या रसोई से बना घर। तो आपको यह पता होना चाहिए कि रसोई के लिए घर होता है। अब रसोई किसको समझते हो? रसोई शब्द से क्या समझे आप लोग? वो चार दीवारी जहां पर आप खाना बनाते हो? अरे नहीं, वो बच्चों रसोई नहीं होती। रसोई क्या होती है? रसोई जैसे दाल है, चावल है, या सब्जी रोटी जो भी आप बना रहे हो ना, वो रसोई होती है। यानी कि जो व्यंजन होता है ना, व्यंजन, उसको रसोई बोलते हैं। रसोई उसको नहीं बोलते जहां पर खाना बनाया जाता है। अरे वो तो घर है रसोई के लिए, जहां रसोई बनाई जाएगी उसके लिए क्या है? वो घर है। अच्छा एक बात बताओ, जो रसोई में काम करता है, आपा तो आजकल बोल देते हैं भी कुक है, हमने तो कुक रखा है एक। तो इसको पुराने समय में क्या कहा जाता था कि भाई ये क्या रखा है हमने? रसोईया रखा है। आ रहा है ना सभी बच्चों को समझ में? हाँ जी, क्या कहा जाता था कि हमने क्या रखा है? रसोईया रखा है। रसोईया माना जो रसोई को बनाएगा वो क्या? वो रसोईया होता है, ठीक है ना। तो फिर वो कोई मिस्त्री था क्या जो वो ईंटों से और सीमेंट से वो घर बनाता? अरे वो तो व्यंजन को बनाने वाला है। तो समझ गए रसोई का क्या मतलब है। तो इस तरह से आपको समास करना भी आना चाहिए और आपको समास का विग्रह भी आना चाहिए। दोनों बात आएगी ना तब जाके बात बनेगी। कैसे भी समास में पूछ सकता है। और एक बात और आपको बता दूं, जैसे एसआई के एग्जाम में पूछ लिया कि परमेश्वर के अंदर समास बताओ, शब्द को देखने से कभी भी बच्चों पता नहीं चलेगा इसके अंदर समास कौन सा है। शब्द आ गए, आप सोचो ना कि शब्द को देखकर पता लगा लेंगे, गलत सोच रहे हो। हमेशा विग्रह करना पड़ेगा। विग्रह करोगे ना तब समझ में आएगा इसमें समास कौन सा है। जिसको विग्रह का खेल समझ में आ गया ना, और एक और पद का खेल, जिसको विग्रह का और पद का खेल समझ में आ गया, वो समास में कभी जिंदगी में गलती नहीं करेगा। जब भी एग्जाम में आएगा ना, कोई भी एग्जाम दे देना आप, कोई भी, वो 1 मिनट में पहचान लेगा इसके अंदर समास कौन सा है। तो अब आप कहोगे मैडम विग्रह का तो समझ में आ गया, ये पद क्या चक्कर है? तो पद का और समझो। पद क्या होते हैं? देखो अगर मैं बात करूं पद की, एक बार नया पेज लेकर समझाती हूं मैं आपको। ये है पद, ठीक है ना। पद की अगर हम बात करें तो कोई समास तो ऐसा होता है जिसके अंदर पहला पद प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है? प्रधान। लेकिन कोई समास ऐसा भी होता है जिसमें प्रधान कौन सा होता है? दूसरा पद होता है, ठीक है ना। प्रधान कौन सा होता है भी? दूसरा पद होता है। जो ये पहला पद है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको पूर्व पद बोलते हैं। और जो दूसरा पद होगा इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको उत्तर पद बोला जाता है भी, ठीक है ना। पहले पद को बोलते हैं पूर्व पद, और जो बाद वाला होगा ना उसको क्या बोलेंगे? उसको उत्तर पद बोला जाता है भाई। बाद वाले को क्या? उत्तर पद बोला जाता है। तो देखो ये जो पहला पद और उत्तर पद, अब आप कहोगे मैडम ये प्रधान वाला क्या सिस्टम है भाई? प्रधान कैसे होता है? देखो किसी में तो हम पहले के बारे में बताते हैं
और किसी के अंदर बाद वाले पद के बारे में बात बताते हैं। जैसे जैसे मैंने कहा आपको कि भाई राजपुत्र सो गया, राजपुत्र सो गया, तो राजा का पुत्र सोया है, राजा तो नहीं सोया। समझना इस बात को ध्यान से। मैं आपको बोल रही हूं कि राजपुत्र सो गया, तो क्या राजा सोया है? मैं आपसे पूछूंगी बताओ कौन सोया? आप कहोगे मैडम पुत्र सोया है, राजा थोड़ी ना सोया है, राजा का तो पुत्र सोया है ना। तो ये राजा, राज क्या हो गया? ये पहला पद या पूर्व पद हो गया, और पुत्र क्या हो गया? ये उत्तर पद हो गया, यानी कि दूसरा पद। तो अब बताओ प्रधान कौन सा है, राज है या पुत्र है? बताओ, बोलो बोलो, पुत्र है ना। आ रहा है ना सबको समझ में? प्रधान कौन सा हो गया? पुत्र हो गया। इसलिए मैं बड़ी आरामदारी से, बड़े प्यार से इस टॉपिक को आगे लेकर चल रही हूं। कारण क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हर बार आता है, और अगर आपने ध्यान से इसको समझ लिया, एक नंबर अपना पक्का है, बिल्कुल टनाटन। एक नंबर कहीं नहीं जाएगा समास वाला तो, बिल्कुल। तो देखो राजपुत्र सो गया, अगर मैं यूं कह दूं कि पंचरत्न, पंचरत्न खो गए। हमने क्या कहा कि पंचरत्न खो गए, तो 5 तो एक संख्या है, और रत्न का मतलब क्या? हीरा, डायमंड। तो 5 की संख्या थोड़ी ना खोई हुई है, रत्न खोए हैं, रत्न गुम हो गए हैं। और कितने? 5 थे वो। कितने रत्न थे? 5 थे। 5 की संख्या कहीं नहीं गई, लेकिन जो रत्न है ना, रत्न, वो क्या हो गए? वो गुम हो गए। ठीक है ना, रत्न क्या हो गए? गुम हो गए। तो यहां पर प्रधान कौन सा हो गया? रत्न हो गया ना। प्रधान कौन सा हो गया? रत्न हो गया। तो इस प्रकार इन दोनों में दूसरा पद प्रधान है ना। हमने कहा दाल रोटी, दाल और रोटी, ऐसे वो लिख दिया, दाल और रोटी। तो दाल तो इसमें पहला पद और रोटी दूसरा पद, तो हमको तो दाल और रोटी दोनों चाहिए, है ना, खाने के लिए। अब आपा कह दे कि भाई दाल रोटी, दाल प्रधान है या रोटी प्रधान है? अरे दोनों हैं। खाली दाल से भी काम नहीं चलेगा, ऐसे थोड़ी ना कि रोटी ना हो और दाल दाल पीकर काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि दाल ना हो, रोटी रोटी खा लो सूखी, थाली में सूखी रोटी रख दें, साथ में कोई सब्जी दाल कुछ भी ना हो तो काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। खाली रोटी थोड़ी ना खाई जाएंगी। तो इसका मतलब दोनों चीज चाहिए, दाल भी चाहिए, रोटी भी चाहिए। तो प्रधान कौन से हो गए? दोनों पद हो गए ना। प्रधान क्या हो गए? दोनों पद हो गए। अब देखो इसमें पीछे वाले में, ठीक है, देखते हैं अभी कैसे हम लोग कर रहे थे। तो देखो भाई, हमने कहा रेल के पथ पर चलने वाली गाड़ी, तो यहां पहला पद तो क्या है? पूर्व पद रेल, और उत्तर पद कौन सा है भाई? गाड़ी है। तो अब ये बताओ, रेल किसको बोलते हैं? रेल बोलते हैं पटरी को, बोलते हैं ना। हाँ जी, रेल किसको बोलते हैं? पटरी को। तो आप जब जाते हो कहीं बाहर, पटरी पर जाते हो या गाड़ी पर? गाड़ी में बैठते हो ना, गाड़ी तो पटरी पर चलती है। तो प्रधान कौन सा हो गया? गाड़ी हो गया ना। और हम रेलगाड़ी कई बार पूरा भी नहीं बोलते, जब मैं शॉर्ट बना देते हैं। आप स्टेशन पर खड़े होकर कहोगे गाड़ी आने वाली है, कहते हो ना, गाड़ी आने वाली है। कोई कहता है रेलगाड़ी आने वाली है, कोई कहता है गाड़ी आने वाली है, क्योंकि जाना तो गाड़ी में है। प्रधान कौन सा है? प्रधान गाड़ी हो गया। यानी कि इसके अंदर प्रधान कौन सा हुआ भाई? उत्तर पद। उत्तर पद क्या हो गया? इसके अंदर प्रधान हो गया। रसोई के लिए घर, तो रसोई का मतलब क्या? व्यंजन, और घर का मतलब वो 4 दीवारी। तो जब आप किसी कोई घर में आ जाए, आप कहते हो चलो भाई रसोई घर दिखाता हूँ आपका, हमने नया मकान बनवाया है तो रसोई घर देखते हैं। तो आप उसको व्यंजन थोड़ी ना दिखाओगे कि आपने वहाँ दाल बना रखी है, रोटी बना रखी है, या हलवा चावल जो भी, ऐसे थोड़ी ना दिखाओगे आप। तो वो 4 दीवारी के अंदर जो बना हुआ है ना, जिस तरह से आपने वहाँ पर बनाया है, जैसा आपने अपनी रसोई में जो भी करवाया है कुछ, तो आप तो उस घर को दिखा रहे हो। आप व्यंजन को थोड़ी ना आप कुकर खोल खोल के दिखाओगे अपना रोटी का टिफिन कि हमने ऐसे ऐसे बना रखा है। तो प्रधान कौन सा हो गया? घर हो गया ना, या नहीं? हमने कहा दिन और रात, तो वही बात, दिन भी प्रधान रात भी प्रधान। ऐसे कह दोगे क्या दिन ही दिन होना चाहिए, रात की जरूरत ही नहीं है? या ऐसे भी बोल सकते हो क्या रात ही रात होनी चाहिए, दिन होना ही नहीं चाहिए? अरे दोनों चीज चाहिए, दिन काम करने के लिए, रात सोने के लिए। रात नहीं होगी तो सोओगे कब?
आराम कब करोगे? और दिन नहीं होगा तो कमाओगे कब? काम कब करोगे? दोनों प्रधान है। दिन का तो अपना महत्व है और रात का अपना महत्व है। हम बोलते हैं दान में वीर, तो दान में वीर, आप उस वीर व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जो दान देने में वीर हैं। हम लोग कहते हैं ना कि दानवीर कर्ण, तो जो कर्ण जो दान देता था उस दान के बारे में थोड़ी ना बता रहे हैं, हम तो उस वीरता के उस आदमी के बारे में बता रहे हैं कि वह दानवीर है, दान देने में क्या है? वीर है। फिर हमने कहा 10 है जिसकी आनन, 10 तो एक संख्या है और आनन क्या होता है? मुख। तो ना तो ये संख्या प्रधान ना ये मुख प्रधान, प्रधान कौन? दशानन। और दशानन किसको बोलते हैं हम लोग? रावण को बोलते हैं ना। दशानन किसको बोलते हैं? रावण को। तो जहां ना पहला पद और प्रधान है और ना ही बाद वाला प्रधान है, प्रधान कौन? प्रधान तो कोई तीसरा ही है। कौन? रावण। तो ये होता है पदों का खेल। जिसको पदों का खेल समझ में आ गया या जिसको विग्रह करना आ गया ना, वो समास में कभी भी गलती नहीं करेगा, वो 1 मिनट में समास को पहचान लेगा एग्जाम के अंदर। अब परमेश्वर आया था जो एसआई के एग्जाम में, उसमें था क्या? परम है जो ईश्वर, ईश्वर की विशेषता बताई गई कि वो परम है। परम का मतलब जो बहुत बड़ा होता है। परम का मतलब क्या होता है? जो बहुत बड़ा होता है। ईश्वर बहुत बड़ा है भाई, परम है वो, ठीक है ना। तो यहां पर ईश्वर की विशेषता बताई गई और ये मैं आपको कर्मधारय समास में करवाऊंगी कि जहां पर विशेषण और विशेष्य का भाव पाया जाए ना, वहां हमेशा कर्मधारय समास होता है। भाई किसी ना किसी की कोई ना कोई विशेषता बताई जाएगी, समास कौन सा होगा बच्चों? कर्मधारय होगा, ठीक है। चलो जी, अब देखो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि जो समास होते हैं, समास के भेद, समास के कितने भेद होते हैं। अगर आपसे समास के खाली भेद पूछ लिया जाए तो आप 6 बताओगे। समास के भेद बताओ, समास के मुख्य भेद बताओ, इस तरह का कोई भी प्रश्न आ जाए, आप क्या कहोगे? समास 6 होते हैं। कौन कौन से? लिख लेते हैं। सबसे पहला होगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है कौन सा? तत्पुरुष समास, ये दूसरा है, ठीक है, तत्पुरुष समास। तीसरा होता है कौन सा? कर्मधारय। तीसरा कौन सा है भाई? कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास, ठीक है। और 5वां है द्वंद्व समास। और छठा बहुव्रीहि समास। ये समास के क्या होते हैं? भेद होते हैं, ठीक है ना। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि, ये मुख्य भेद है भाई। पर आपसे वो क्वेश्चन थोड़ा सा पलट के भी पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? कि पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कितने प्रकार के बताओगे? 4 प्रकार के। पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? तो आप क्या कहोगे? 4 प्रकार के होते हैं। पद कौन से? अभी तो हमने बात की थोड़ी देर पहले, पूर्व पद और उत्तर पद। पद 2 हैं, एक तो पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। 4 प्रकार के होते हैं भाई, ठीक है। कौन कौन से? देखो सबसे पहला कर लेते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर पहला कौन सा है? पहला है अव्ययी भाव समास। पहला है अव्ययी भाव समास। अब देखो एक बात समझने की है यहां पर भाई, पद होते हैं 2, पद होते हैं 2, एक तो पहला एक बाद वाला, और पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के। अब यूं बताओ, जब पद ही 2 है तो किसी में तो पहला पद प्रधान होगा, किसी में दूसरा प्रधान होगा, किसी में दोनों ही प्रधान हो जाएंगे,
और किसी में दोनों ही नहीं होंगे। पांचवी तो कोई बात ही नहीं है, पांचवी तो बात ही नहीं बनती, बात ही अपने पास चार है। समझ में आई मेरी बात? या तो पहला पद प्रधान होगा, या दूसरा होगा, या दोनों प्रधान हो जाएंगे, या दोनों ही नहीं होंगे, और तो कोई बात ही नहीं इसके अलावा, तो है ना। तो देखो जो अविभाव समास होता है ना, उसके अंदर हमेशा पूर्व पद प्रधान होता है भाई। इसके अंदर क्या होगा, हमेशा पहला पद प्रधान होता है। किसके अंदर? अव्ययी भाव समास के अंदर पहले पद की क्या होगी? प्रधानता होगी। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा है? पहले तो अविभाव हो गया, दूसरे नंबर पर है तत्पुरुष समास। दूसरे नंबर पर कौन सा है? तत्पुरुष समास। ये जो तत्पुरुष समास है, इसके अंदर क्या होगा? दूसरा पद प्रधान होता है, या आप उत्तर पद भी लिख सकते हो, एक ही बात है। दूसरा पद लिख दो चाहे उत्तर पद लिख लो, इसमें कोई फर्क थोड़ी ना है, एक ही बात है। तो दूसरा पद क्या होगा? प्रधान होगा। किसमें? तत्पुरुष के अंदर। फिर तत्पुरुष समास के दो क्या होते हैं? उपभेद होते हैं। उपभेद, तत्पुरुष समास के दो क्या होंगे? उपभेद होते हैं। उपभेद माना जो भेदों के भी भेद होंगे ना, उनको उपभेद बोला जाता है, यानी कि सब पार्ट्स। इंग्लिश में आप लोग क्या बोलते हो? सब पार्ट्स। जो भेदों के भी भेद होंगे उनको क्या बोला जाएगा? उपभेद बोला जाता है। जो भेदों के भी क्या होते हैं? भेद होते हैं। तो दो उपभेद कौन से? यहां पर देखो लिखते हैं, एक तो कर्मधारय, एक तो कर्मधारय समास, और दूसरा कौन सा होगा? द्विगु समास। जो ये कर्मधारय और जो द्विगु होते हैं, ये तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं। कब? जब हम पदों की प्रधानता के आधार पर पढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर जब तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान है, यानी कि दूसरा पद प्रधान है, तो इन दोनों में भी क्या होगा? दूसरा ही प्रधान होगा ना। यथा राजा तथा प्रजा, है ना। अरे ऐसा ही तो होता है, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। तो जब राजा में ही दूसरा पद प्रधान है, तो ये तो इसके सब पार्ट्स है, इनमें भी तो दूसरा ही प्रधान होगा ना। समझ में आई ना मेरी बात? फिर जो तत्पुरुष समास है, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये कारक से जुड़ा है। तत्पुरुष समास किससे जुड़ा? कारक से जुड़ा हुआ है। तो कारक हमारे पास कितने होते हैं? अभी कारक 8 होते हैं। अभी मैंने कारक का टॉपिक आपको करवा दिया, आपको आता है अच्छी तरह से, सभी को आता है ना? हाँ, आता है ना सबको कारक का टॉपिक। तो देखो भाई, तो जो कारक हैं वो 8 होते हैं। एक तो, लेकिन यहां पर 6 होंगे। कर्म तत्पुरुष, है ना। उसके बाद कर्ण तत्पुरुष। 6 क्यों होंगे मैं आपको अभी इसका रीजन भी बताऊंगी। कर्म, कर्ण, उसके बाद संप्रदान तत्पुरुष, फिर आएगा अपादान तत्पुरुष, ठीक है। फिर आता है संबंध तत्पुरुष, उसके बाद है अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ये हमारे 6 होते हैं। अब इसमें कौन सा नहीं होता? एक तो कर्ता नहीं होता भाई, और एक संबोधन नहीं होता। एक तो कर्ता नहीं होता और एक कौन सा नहीं होता? संबोधन नहीं होता समास के अंदर। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो ने कारक चिन्ह का लोप करके बनाया जाए। बाकी ये जितने इनके चिन्ह होंगे ना, कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काके की, अधिकरण में पर, इनको, इन विभक्ति चिन्हों को लोप करके क्या बनाया जाएगा? नया शब्द बन जाता है। पर कोई भी ऐसा सिंगल शब्द भी नहीं होता जो ने कारक चिन्ह का लोप करके बनाया जाए, या हे, अरे और रे का लोप करके बनाया जाए। इसीलिए कर्ता और संबोधन ये दो नहीं होते, क्योंकि इनका लोप करके कोई भी शब्द नहीं बनाया जा सकता। बनाया जा सकता है क्या? बोलो। नहीं बनाया जा सकता ना। ऐसा कोई शब्द नहीं है
जो ने, हे, अरे और रे का लोप करके बन जाए। उसके बाद देखो ये जो तत्पुरुष समास है ना, थोड़ा सा मैं मार्कर बदल लूं, कहीं ऐसा ना हो कि आप कहो मैडम थोड़ा सा मिक्सअप सा हो रहा है, ये मार्कर ले लें एक बार। तो तत्पुरुष समास के कुछ अन्य भेद भी होते हैं, ठीक है ना, अन्य भेद। इनको क्या कहा जाता है, जो कारक से जुड़े हुए हैं ये भेद हैं। दिखाई दे रहा है ना ये अच्छी तरह से, क्योंकि थोड़ा सा ये येलो हो जाता है, थोड़ा लाइट हो जाता है। आप और ले लेते हैं, अपने को क्या इसकी जरूरत है, ऐसी और भी बहुत है अपने पास कलर, साफ दिखाई देना चाहिए बोर्ड के ऊपर। तो अन्य भेद भी होते हैं। अन्य भेद कितने होते हैं भाई, अन्य भेद इसके होते हैं कितने, 4। यानी कि ये जो भेद हैं, अन्य भेद हैं, उपभेद हैं, ये सारा का सारा सिस्टम तत्पुरुष का है। बाकी अविभाव है या द्वंद्व है, बहुव्रीहि है, उसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि उसके भेद उपभेद ऐसा कोई भी उलझने वाली बात हो। हाँ तत्पुरुष के है भाई, तत्पुरुष का होता है। तो अन्य भेद पहला कौन सा, न तत्पुरुष समास। पहला होता है न तत्पुरुष समास। ये जो न तत्पुरुष है ना, ये एग्जाम में आता है, इसके बारे में पूछा जाता है पेपर में। लेकिन जो 3 मैं और लिखूंगी ना, उनके बारे में नहीं आता इतना। कोई रेयर ही अगर किसी पेपर में आया हो तो भाई कहा नहीं जा सकता, बाकी नहीं आते वो। एक बार नाम तो लिख लें, नाम तो पता होने चाहिए, और उनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। क्योंकि देखो हम आने वाले पेपर के बारे में ये नहीं कह सकते कि कभी किसी पेपर में आएगा ही नहीं। हाँ इतना है कि HSSC इनको कम पूछती है, बाकी अपने को थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। मैं इनको थोड़ा थोड़ा हिंट्स आपको जरूर करवाऊंगी कि ये इस जगह होते हैं, ठीक है। तो न तत्पुरुष नंबर 2 पर कौन सा, उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष। नंबर 3 पर कौन सा, अलुक तत्पुरुष समास होता है, अलुक तत्पुरुष समास। और नंबर 4 पर होता है मध्यम पदलोपी, मध्यम पदलोपी तत्पुरुष, ठीक है, मध्यम पदलोपी तत्पुरुष। तो एक बार फिर से देख लो, क्योंकि तत्पुरुष के तो हमने कई लिख लिए, इसके अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम लोग थोड़ा सा स्लो स्पीड से चल रहे हैं, इसीलिए आराम से करवा रही हूं आपको। तो देखो सबसे पहला हमने कौन सा लिखा, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास में क्या होगा, पहला पद प्रधान होगा। उसके बाद लिखा तत्पुरुष। तत्पुरुष के 2 तो होते हैं उपभेद, एक तो कौन सा, कर्मधारी है, और दूसरा कौन सा, द्विगु, ठीक है। फिर इसके कुछ भेद होते हैं जो कारक से जुड़ा हुआ है, कर्म तत्पुरुष, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इसके 4 अन्य भेद भी होते हैं। 4 क्या होते हैं, तत्पुरुष के अन्य भेद भी होते हैं। कौन कौन से, न तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष और मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास, ठीक है। आपको ये नाम तो ऐसे बड़े भयंकर से लग रहे होंगे कि भाई कितने मुश्किल नाम है, कैसे होंगे। अरे कुछ नहीं है इनके अंदर, बस थोड़ा थोड़ा आपको समझना है, समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो अगला हमारा समास कौन सा है, अगला हमारा समास है द्वंद्व समास। कौन सा है, द्वंद्व। और द्वंद्व समास में क्या होगा, दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होंगे भाई, दोनों पद इसके अंदर प्रधान होते हैं। उसके बाद हम करते हैं, लास्ट हमारा आ गया कौन सा, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास वो होता है जिस समास में अन्य पद प्रधान होगा भाई, कोई तीसरा ही पद क्या बन जाएगा, प्रधान बन जाएगा। तीसरा पद क्या बन जाएगा, प्रधान बन जाएगा। तो यही बात तो हमने की थी कि किसी में तो पहला पद प्रधान होता है, किसी में दूसरा होता है, किसी में दोनों ही पद प्रधान हैं, और कोई ऐसा समास भी होता है जिसमें कोई तीसरा ही होता है प्रधान। ना तो पहला होता और ना ही दूसरा होता, प्रधान कौन होता है, कोई तीसरा ही होता है भाई,
ठीक है, क्लियर है क्या सबको? एक बार कर दो भाई, बता दो मुझे जल्दी से, क्लियर है या नहीं है, मुझे भी पता चल जाए कि बच्चों को समझ में आ गया। हाँ जी, क्लियर है सभी को? क्लियर है ना? इतना पहले समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे बाद की बात होती है। इतना अगर सिस्टम समझ में आ जाए तो फिर आगे हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। अरे हम अपनी इस बातों में समास की परिभाषा को तो भूल ही गए। अब मुझे याद आया, समास कहते किसे हैं? वैसे इसकी परिभाषा कम आती है, लेकिन मैं आपको करवा दूं। तो देखो समास की परिभाषा आप लिख लो भाई, कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को, पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं बच्चों? समास कहते हैं। समास में हमेशा मेल किसका किया जाता है? पदों का। क्योंकि मैं आपको समझाती रही ना, और समझाते समझाते सीधा भेद लिख दिए, और जो परिभाषा है वो रह गई। वैसे आपको परिभाषा बताने की जरूरत भी नहीं थी, वो तो मैंने वैसे लिख दी, क्योंकि इतना समझाने के बाद आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि पदों का मेल होता है समास। समास में मेल किसका किया जाता है? पदों का। तो कई बच्चे समझते नहीं इस बात को, वो कहते हैं कि मैडम संधि में भी तो मेल होता है और समास में भी मेल होता है। लेकिन याद रख लेना, संधि में हमेशा मेल किसका होगा? वर्णों का होगा। और समास में मेल किसका होता है? पदों का मेल होता है। यहां वर्ण नहीं मिलते आपस में। जब मैं आपको संधि करवाऊंगी ना, तो ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। यानी कि ये जो समास का टॉपिक है, जब ये खत्म हो जाएगा तो आप संधि करेंगे, फिर संधि का ही टॉपिक रहेगा अपना, और एक उपसर्ग और प्रत्यय का, बाकी सारा कंप्लीट हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या बोलते हैं? समास कहते हैं। जहां दो या दो से अधिक पदों को आपस में मिलाया जाए, संक्षिप्त किया जाए, छोटा कर दिया जाए, लघु कर दिया जाए, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग समास कहते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं भी, ठीक है, क्योंकि अविभाव समास हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही शुरू करेंगे, अगले लेक्चर में। अभी अविभाव समास अगर मैंने शुरू कर लिया ना, तो ये कंप्लीट तो होने वाला नहीं है, क्योंकि अविभाव समास के अंदर समझाने के लिए बहुत कुछ होता है ना। और अव्यय को आप अच्छी तरह समझते हो कि अव्यय क्या होते हैं। अरे क्या होते हैं अव्यय? समझ में आया? अव्यय का करवाया था ना मैंने, कि जो शब्द किसी भी स्थिति में नहीं बदलते वो अव्यय होते हैं। और अविभाव समास उस अव्यय से जुड़ा हुआ है। नाम तो देखो, अव्यय अव्वी एक जैसा है, अव्यय और अव्ययी एक जैसा है ना। तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया कि जो समास है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सम प्लस में आस। सम का मतलब संक्षिप्त या संकुचन, और आस का मतलब आना या होना। यानी कि जहां पर क्या कि दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर छोटा कर दिया जाएगा, संकुचित कर दिया जाएगा, लघु कर दिया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको समास कहते हैं, ठीक है। फिर तो देखो समास में क्या होता है कि जो पद दूर दूर होते हैं उनको क्या लाया जाता है? पास पास में लाया जाता है। दूर दूर जो पद होंगे उनको कैसे पास पास में लाया जाएगा? तो तभी तो समास बनेगा ना, तभी तो संकुचन होगा। फिर हमने बात की थी क्या कि जो समास के भेद आगे कैसे, एक और था अपना पद के बारे में समझाया था आपको। चलो कोई बात नहीं, अब इसके अंदर नहीं निकल रहा। तो पद का क्या कि समास के अंदर जो पद हैं वो दो होते हैं, एक तो पूर्व और एक उत्तर। किसी में पहला पद प्रधान होता है, किसी में बाद वाला प्रधान होता है। फिर हमने कहा कि जो समास होते हैं उसके 6 भेद होते हैं। अगर आपको मुख्य भेद या भेद पूछ लिया जाए तो ये 6 करके आना।
अविभाव, तत्पुरुष, क्रमधार्य, द्विगु, दंड, द्वंद्व और बहुव्रीहि। फिर हम बात करते हैं आगे कि पदों की प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। ये पूछ ले तो 4 होते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर। ठीक है, तो अविभाव समास पहला, इसमें पूर्व पद पहला पद ही प्रधान होता है। तत्पुरुष के अंदर दूसरा पद प्रधान, इसके 2 क्या होते हैं, उपभेद होते हैं, कर्मधार्य और द्विगु। तो देखो इसके कुछ भेद भी होते हैं, ये कारक से जुड़ा हुआ है, ये 6 होते हैं। एक तो जो पहले कर्ता आएगा ना वो नहीं होता, और एक जो लास्ट में संबोधन आएगा वो भी नहीं होता। ठीक है, फिर इसके 4 अन्य भेद हैं, न, उपपद, अलुक और मध्यम पद लोपी। फिर आता है हमारा द्वंद्व। द्वंद्व में क्या होगा, दोनों ही पद प्रधान होंगे, पहला भी और बाद वाला भी, दोनों की प्रधानता होती है। जैसे हम बोलते हैं ना घी शक्कर दाल रोटी, है ना, और हमने बोला कि तेल पानी, राधा कृष्ण सीता राम भाई बहन माता पिता, सब भी प्रधान है। बहुव्रीहि के अंदर प्रधान कौन सा होगा, अन्य पद। ठीक है, तो आपको हो गया होगा ये क्लियर। हम करेंगे आगे अगली क्लास में, इसको कंटिन्यू करेंगे भी। फिर हम समास को शुरू करेंगे, अविभाव समास को। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का थैंक यू भाई, और जय हिंद जय भारत।